ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और आज का दिन है आपातकाल को याद करने का। और आज का दिन है जब 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आज ही के दिन आपातकाल लागू किया गया था 25 जून 1975 को। तो 50 साल और संविधान की बात करें, संविधान बचाओ के नारे लगाकर लोकतंत्र की दुहाई दी जा रही है कांग्रेस और विपक्षी दलों के द्वारा। लेकिन दरअसल पीएम मोदी ने देश को आपातकाल के 50वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर संविधान को पूरी तरह से नकारे जाने के काले अध्याय की चर्चा की थी कि किस तरह से संविधान को पूरी तरह से नकार दिया गया था और ये देश के लोकतंत्र का काला अध्याय है। पीएम ने कहा था कि हम गौरव के साथ संविधान की रक्षा करते हुए संविधान में निर्दिष्ट दिशा निर्देशों के अनुसार जन सामान्य के सपनों को पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि जो संविधान में वर्णित है उस हिसाब से चलेंगे। संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, इसका नैरेटिव बनाकर विपक्ष ने मौजूदा लोकसभा चुनाव लड़ा और इसको फैलाने की कोशिश की और इसमें कामयाब भी हुए। आजादी के बाद लोकतंत्र के सबसे काले अध्याय की चर्चा लोगों के बीच कहीं नहीं थी। यानी इस आपातकाल की चर्चा नहीं थी, लोकतंत्र खतरे में है, यह जरूर बताया गया। बीजेपी ने उन पुराने पन्नों को लोगों के बीच लाने की कोशिश की है। 25 जून को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी की घोषणा की थी, जो 21 मार्च 1977 तक लागू रही। 19 महीने तक यह काला अध्याय लागू रहा। प्रकाश जावड़ेकर कहते हैं कि 150 साल की आजादी की लड़ाई के स्वर्णिम इतिहास पर आपातकाल ने स्याही पोत दी। क्या यह कांग्रेस पार्टी का और पीएम इंदिरा गांधी का अहंकार नहीं था? आपातकाल की घोषणा के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी, उस फैसले पर जिसमें इंदिरा गांधी के चुनाव को स्थगित किया गया था एक सांसद के तौर पर। क्या ये इंदिरा जी जेपी के छात्र आंदोलन से घबराकर उन्होंने आपातकाल की घोषणा की थी? यह भी सवाल जरूर पूछा जाएगा। लेकिन वे तानाशाह बन जाएंगी, ऐसा किसी को यकीन नहीं था। इस देश में जब जब लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ का सियासी नारा दिया जाएगा तो आपातकाल को भी जरूर याद किया जाएगा। तब उनके सामने आपातकाल भी आएगा और कांग्रेस पार्टी भी आएगी। तो 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के पहले दिन संसद भवन में कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने जरूर हंगामा किया, संविधान बचाओ के नारे लगाकर लोकतंत्र की दुहाई दी। लेकिन आज आपातकाल को याद किया जा रहा है और यह बात जब कही जा रही है कि 150 साल के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में कहीं भी इस तरह का नहीं था और भारत के उजले लोकतंत्र के पन्ने पर यह काले स्याह की तरह से अगर सामने है तो इसमें गलत नहीं होगा। आपातकाल के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि देश में लोकतंत्र की हत्या और उस पर बार बार आघात करने का कांग्रेस का लंबा इतिहास रहा है। साल 1975 में आज ही के दिन कांग्रेस के द्वारा लगाया गया आपातकाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अहंकार में डूबी निरंकुश कांग्रेस सरकार ने एक परिवार के सत्ता सुख के लिए 21 महीनों तक देश में सभी प्रकार के नागरिक अधिकार निलंबित कर दिए थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी थी, संविधान में बदलाव किए और न्यायालय तक के हाथ बांध दिए थे। आपातकाल के खिलाफ संसद से सड़क तक आंदोलन करने वाले असंख्य सत्याग्रहियों, समाज सेवियों, श्रमिकों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के संघर्ष को नमन करता हूं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकतंत्र के अध्याय का यह काला दिन भूलने लायक नहीं है। जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। और आपातकाल को लेकर के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। हमारा
देश में एक लोकतंत्र का कलंक ये आपातकाल में हुआ है. That's why I feel that there should be a lesson in the textbooks for all the students of the schools and colleges about what is emergency, why it was imposed, how it was imposed, what are the excesses committed, what was Jayaprakash Narayan movement, what is total revolution, his call given by him, and its effect of it as a country. All these things should be part of the education, and people should know how emergency was imposed, how lakhs of people were arrested, how people were tortured, how media was censored, how freedom to movement was curtailed. और इसके बाद बात करते हैं आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए उनको दिखाते हैं आपको. इन 10 सालों में इस देश ने क्या देखा है? तो इसलिए निश्चित रूप से आपातकाल का कोई समर्थन नहीं कर सकता है, लेकिन ये जो एक आपातकाल 10 सालों में हम लोगों ने देखा है, ये तो बहुत ही भयंकर और पीड़ादायक. और आपको सुनाते हैं कि बीजेपी के प्रकाश जावड़ेकर ने क्या कुछ कहा आपातकाल को लेकर. कैसे भी करके मैं ही कुर्सी में रहूंगी और हमारा खानदान ही रहेगा, इसी भाव से इमरजेंसी लाए. देश को प्रताड़ित किया, लाखों लोगों को जेल में ठूसा, और ये जो काम किया इसका एक ही उद्देश्य था, कोई देश का भला करने का उद्देश्य नहीं था, कुर्सी बचाने का उद्देश्य था. और इसलिए जो किया उसके विरोध में हमने लड़ाई लड़ी और हमें बहुत अभिमान है. और कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे हैं इस विषय पर, आइए आपको दिखाते हैं. 100 बार यही बात बोलेंगे, और इमरजेंसी के 50 साल हो रहे बोले तो तुम इमरजेंसी से विदाउट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी यू आर डूइंग इट. इसीलिए हर बार वही बात बोल के आप कितने दिन ऐसा ही अपनी हुकूमत करना चाहते हैं. और योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर क्या कहा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आइए सुनते हैं. 25 जून 1975 रात के अंधेरे में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने कैसे भारत के लोकतंत्र को नष्ट करने का प्रयास किया था. उस समय के सभी विपक्षी दलों के नेताओं को, उसमें से अटल बिहारी वाजपेयी जी, से मोरारजी देसाई जी, श्री जयप्रकाश नारायण जी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, और विपक्ष के सभी नेताओं को बंद करके लोकतंत्र के गले को पूरी तरह घोंटने का प्रयास किया था. और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें. हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जुड़े हुए हैं. डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, बहुत स्वागत है आपका. और अनिल यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं. अनिल यादव जी, स्वागत है आपका. और विनोद मिश्रा, हमारे कंसल्टिंग एडिटर, जुड़े हुए हैं. विनोद मिश्रा जी, किस तरह से आपातकाल को याद करेंगे? 50 वर्ष आज जिसको कहना चाहिए कि आज हो रहे हैं, और उसके साथ ही साथ जब हम ये कहते हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, तो कम से कम ये भी याद रखना चाहिए कि जो एक इतिहास रहा है उससे हमको सीखने की जरूरत है. लेकिन जब मैं आपकी रिपोर्ट देख रहा था और उसके बाद हमारे तमाम जो नेताओं का हमने बयान भी सुना, तो ये समझने की ज़रूरत है कि अपना अपना लोकतंत्र और अपने अपने लोकतंत्र में इस आपातकाल को जब आप एक तरफ से जस्टिफाई ठहराया जा गया, और दूसरी तरफ जब आप देख रहे थे कि एक जो लोकतंत्र का कलंक था उसके बारे में आज के दिन को याद करने के लिए भी एक प्रेरणा मिली थी हमें. तो सवाल इम्पोर्टेंट ये है कि लोकतंत्र, अपना अपना लोकतंत्र जब हम कहते हैं, तो कल हम संसद में देखा, संसद भवन में
18वीं लोकसभा का पहले दिन और पहले सत्र में जब देखा कि विपक्ष की ओर से उस संविधान के कॉपी लेके लहराते हुए और संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में की जो नारे लग रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि इस देश को ये समझने की जरूरत है कि ये रियलिटी और फेक दोनों में क्या अंतर है। जी, तो एक रियलिटी जो देश में थी इस आपातकाल ने, वो कैसे लोकतंत्र खतरे में और संविधान खतरे की बात जब आज हम सुनते हैं तो वो कम से कम उसके बैकग्राउंड में हमें एक बार झांकने के लिए मजबूर करता है। क्या यह लोकतंत्र खतरे में है या वो लोकतंत्र खतरे में था जिसमें लोगों के, एक नागरिक की जो अपनी मौलिक अधिकार थे वो छीन लिए गए थे, एक संवैधानिक संस्थाओं के जो अधिकार थे वो छीन लिए गए थे, एक जो जुडिशरी सिस्टम से लेके हर सिस्टम को पंगु बना दिया गया था। ये 21 महीने का जो शासन इंदिरा जी का था, भारत के इतिहास में अगर आज़ादी के लड़ाई की बात अगर हम करेंगे तो आज़ादी के उस संघर्ष के बाद ये इमरजेंसी को याद किया जाएगा, जो उस पूरे आज़ादी के क्रेडिट पर एक तरह से काला धब्बा लगा दिया था। जी, और इस नैरेटिव में जब आप ये कहते हैं, आपने संजय सिंह का सुना, आपने मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी अध्यक्ष को सुना, वो इसको कहते हैं ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। और वो इस तरह से इंदिरा जी के इस बात को साबित करने के लिए नरेंद्र मोदी को भी पूरे इलेक्शन कैंपेन में आपने तानाशाह सुना। तो अब ये सवाल ये है कि ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी क्या इसी देश में एक साल तक आंदोलन हुए हैं, किसान आंदोलन हुए हैं, महीनों तक यहाँ आपने देखा शाहीन बाग का ये आंदोलन हुआ है, ऐसे कई अनगिनत हैं इस देश में। क्या किसी के आंदोलन पे, किसी के इन चीजों पे कभी पाबंदी लगी थी क्या? लेकिन आप एक छात्र आंदोलन जयप्रकाश जी ने पटना में शुरू किया और उसका नतीजा आप देखिए कि आंदोलन से घबराई इंदिरा जी ने, अगले दिन के 2 दिन के बाद में वहां इमरजेंसी लगा दी, सारे नेताओं को जेल में बंद कर दिया। क्या ये देश में हुआ है? तब अगर ये ललन सिंह, अगर आप ये देखिए कि जो बात आप सुना रहे थे, वो अगर संसद भवन में कल कह रहे थे इस बात को कि क्या इस नेताओं के करप्शन के अगेंस्ट में अगर एजेंसी काम करती है और करप्शन के अगेंस्ट में उन पे कार्रवाई होती है तो क्या यह लोकतंत्र पे खतरा माना जाए? तो ये अपने अपने जो तर्क है और अपने अपने नैरेटिव है, उसमें अगर आप जिस लोकतंत्र के खतरे का नैरेटिव बनाते हैं तो लोगों के सामने में वो इमरजेंसी और इंदिरा जी की वो तानाशाही जरूर याद आएगी। ठीक है। अनिल यादव जी, आज जब आपातकाल के 50 वर्ष हुए हैं, ऐसे में संविधान खतरे में है, मोदी तानाशाह है, इस तरह की बात कहने के लिए नैतिक साहस होना चाहिए। आपको लगता है कि इस पर कहीं ना कहीं एक स्टैंड क्लियर लेना चाहिए कांग्रेस को? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस ने तो अपना पूरा स्टैंड इस बात पर भी क्लियर कर रखा है। खुद हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी से जब एक पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने कहा कि इमरजेंसी गलत थी, लेकिन बात यह है कि जब उसे काले धब्बे के रूप में याद किया जाना चाहिए तो निश्चित तौर पर जो 10 साल से जो लोकतंत्र के मुंह पे कालिक भारतीय जनता पार्टी द्वारा, उसको भी याद किया जाना चाहिए। हमारे नेता में तो हिम्मत थी, उन्होंने कहा कि गलत हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कहे ना, इन्हीं 10 साल में 98% मुकदमे सिर्फ विपक्ष पे, सीबीआई और ईडी के, आईटी के मुकदमे सिर्फ विपक्ष पे चले हैं। इसी 10 साल में सरकारें तोड़ी गई, पार्टियां तोड़ी गई, धन बल की ताकत पर, सत्ता बल की ताकत पर। ये 98% मुकदमे सिर्फ विपक्ष पे चले हैं। आपातकाल के समय में आप ये देख लीजिए कि एक, चलिए आप पूरा कर लीजिए, आप देख लीजिए, आप पूरा कर लीजिए। ईडी आईटी में, हाँ चलिए, ये भी एक अघोषित आपातकाल ही है, जहां आप मुझे टोक दे रहे हैं लेकिन विश्लेषक को नहीं टोक रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का नंबर आएगा उनको भी नहीं टोकेंगे। ये भी आपातकाल ही है। आपको पता है फ्रीडम इंडेक्स का जो प्रेस का फ्रीडम इंडेक्स, अगर अब मैं अपनी भी बात कह लूं, आपने कहा मैं आपको टोक रहा हूं, अगर आप गलत आंकड़े लेकर आएंगे तो टोकूंगा, गलत आंकड़े विनोद मिश्रा और बीजेपी के प्रवक्ता लाएंगे तो उनको भी टोकूंगा। इस तरह से जबरदस्ती, इसको कहते हैं कि जबरदस्ती करना। ये आप देखिए, आप इसको इस तरह से मेरे ऊपर इल्जाम लगा कर नहीं कर सकते। अगर आप कोई भी आंकड़े लाएंगे, कुछ भी लाएंगे, तो आपको प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। ये नहीं कि आप कुछ भी बोलते रहेंगे। ठीक है, आप सही अगर गलत आंकड़े के साथ कौशल कांत मिश्रा बोलेंगे तो उनको टोकूंगा, विनोद मिश्रा बोलेंगे तो टोकूंगा। इस बात की गारंटी आपको दे रहा हूं। अब आगे आप बढ़िए जी। नहीं, आप लीजिए। अब आप, अरे क्या बात, जो सीबीआई, ईडी, आईटी के जो मुकदमे हैं, ईडी के जो मुकदमे हैं, उसमें देखेंगे तो 96% मुकदमे विपक्ष पर चलाए जा रहे हैं।
और आप कह रहे थे कि मैं गलत बोलने पर टोकता हूं। अभी जो विश्लेषक बैठे उन्होंने एक बार भी इसलिए नहीं टोका कि भाई अजीत पवार को तो खुद नरेंद्र मोदी करप्ट बताते थे। उन्होंने अजीत पवार की बात ही नहीं की, उन्होंने केवल इमरजेंसी की बात की थी। उन्होंने केवल इमरजेंसी की बात की थी, आपातकाल की नहीं। उन्होंने कहा ये कोई बात नहीं। संजय सिंह ये कह रहे हैं कि विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई हो रही है, तो जो कोई गलत उस पर कार्रवाई होगी। आपका नेटवर्क ठीक से नहीं आ रहा है, एक बार थोड़ा मैं चाहूंगा कि आपका नेटवर्क मतलब आपने उनको मौन सहमति दी, लेकिन ये भी तो आपका नेटवर्क मैं चाहूंगा ठीक हो जाए, उसके बाद आपसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आपकी आवाज थोड़ी क्रैक करके आ रही है, तो मैं अपने पीसीआर से भी रिक्वेस्ट करूंगा और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने एंड पर देखने की कोशिश करिए, अगर नेटवर्क में कुछ दिक्कत हो उसको ठीक कर दिए। फिलहाल कौशल कांत मिश्रा के पास जाऊंगा। कौशल कांत मिश्रा, ये सीधा आरोप विपक्ष का होता है कि अघोषित इमरजेंसी है। आंकड़े इस तरह लेकर आए जाते हैं कि जो विपक्षी नेता है सिर्फ उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। निखिल जी, अघोषित इमरजेंसी का आरोप तो सरकार पर लगा रहे हैं, उन्होंने तो आप पे भी अघोषित इमरजेंसी का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा आप मुझे चुप करा देते, आप मुझे बोलने नहीं देते। तो इस तरह के मतलब वो बेबुनियाद आरोप लगाने का काम कांग्रेस हमेशा से करती आई है। और जो चुनाव के पहले जिस तरीके से उन्होंने झूठ बोला और जिस तरीके से चीजें की, कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या करने वाले लोग अपने पुराने दिन भूल गए और आज आकर के कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे छुप रहे हैं। तो ये तो देखिए, जब इमरजेंसी लगी थी शायद उसी साल में पैदा हुआ था और उस समय मेरे दादाजी जेल गए थे। 1.25 लाख से ज्यादा लोग लगभग गिरफ्तार हुए थे और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं उस पार्टी को बिलोंग करता हूं जिस पार्टी के करीब 75,000 से ज्यादा लोग, उस समय जनसंघ होता था, वो लोग जेल में गए थे। तो कांग्रेस को अपना इतिहास देखना चाहिए और इमरजेंसी को छोड़ दिया जाए। ये लोग जो अघोषित आपातकाल की बात कर रहे हैं, अघोषित आपातकाल कांग्रेस के रग रग में था। आपको मालूम होगा जस्टिस एएन रे, जिन्होंने इमरजेंसी के फेवर में कांग्रेस के लिए जजमेंट दिया था, उनको 3 जजों की सीनियरिटी को बाईपास करके सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया था। इंदिरा जी ने किया था और इंदिरा जी ने उसका पार्लियामेंट में स्टेटमेंट क्या दिया था, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, फैक्ट चेक किए जा सकते हैं, कि यह सरकार का काम है कि वह तय करे कि किसे सीजीआई रखना है और फिर किसे नहीं रखना है। हम उसी को नियुक्त करेंगे जो हमारी विचारधारा का है। ये पार्लियामेंट में इंदिरा जी का अपना स्टेटमेंट है, कोटेड है, देखा जा सकता है। जस्टिस जगमोहन सिन्हा, जिन्होंने जजमेंट दिया था इनके खिलाफ, उनके जजमेंट की वजह से इमरजेंसी लगी थी और जस्टिस एएन रे ने ही इनके फेवर में इमरजेंसी में जो फंडामेंटल राइट कंप्रोमाइज हुए थे उसके फेवर में जजमेंट दिया था। और आप ये समझिए कि एक जज थे उसमें से, जस्टिस एचआर खन्ना होते थे। एचआर खन्ना ने डिसेंटिंग जजमेंट दिया था। उनके डिसेंटिंग जजमेंट देने का पनिशमेंट देने के लिए एचआर खन्ना की सीनियरिटी को बाईपास करते हुए उनके जूनियर जज एचएम बेग को सीजीआई बना दिया गया था। और इतना ही नहीं, एचएम बेग को जब सीजीआई बनाने के बाद जब रिटायर हुए तो नेशनल हेराल्ड का डायरेक्टर भी बनाया गया था। तो अघोषित आपातकाल की लिस्ट बड़ी लंबी है, वो वहीं नहीं खत्म होती। 84 के दंगों की जांच करने वाले रंगनाथ मिश्रा, जिनका आयोग बनाया गया था, जब उन्होंने कांग्रेस के फेवर में जजमेंट दी तो इन्होंने उसके बदले में 25 सितंबर 2090 में उनको सीजीआई बना दिया। फिर उसके बाद राज्यसभा का सांसद बना दिया। फिर उसके बाद दोबारा मिश्रा आयोग ने बना करके मुस्लिम तुष्टीकरण की रंगनाथ आयोग की रिपोर्ट दी। तो इनका तो अगर हम देखें तो इन्होंने कब कब कितनी बार इन्होंने आपातकाल लगाया है। जैसा आपातकाल की ये बाट करते हैं, अघोषित आपातकाल की बात करते हैं। ठीक है। और अभी जो बार बार बात कर रहे हैं ये लोग इनके प्रोटम स्पीकर की और अभी लोकसभा स्पीकर की बात कर रहे हैं कि उप लोकसभापति कौन बनेगा, लोकसभापति कौन बनेगा, तो इनकी इस समय 4 स्टेट में सरकार चल रही है। केरला में चल रही है, कर्नाटका में चल रही है, तमिलनाडु में चल रही है और वेस्ट बंगाल में चल रही है। वहां विपक्ष का उप लोकसभा विधानसभा स्पीकर नहीं। दरअसल तो जब बात यह है कि मैं फैक्चुअल एक चीज बता रहा हूं, अगर ये कहते हैं कि इस तरह की बात करके घोषित आपातकाल था
तो कांग्रेस ने तो हम कभी नॉर्मल काल दिखाया ही नहीं, हमेशा आपातकाल ही दिखाया है। इस पे मेरे मित्र क्या कहना चाहेंगे, मैं सुनना चाहूंगा, और जो मैंने फैक्ट बोला है उसका जवाब जरूर दे। अनिल यादव जी के पास आएंगे। फिलहाल कौशल कांत मिश्रा जी, मैं आपको बताऊं कि वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल के अलावा पंजाब, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में जहां गैर बीजेपी की सरकारें हैं, वहां पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही जो है सत्ताधारी जो दल है उनका है। और उसके अलावा जब कांग्रेस एब्सोल्यूट पावर में थी 1952 से लेकर 1977 तक, उसके पहले कभी और डिप्टी स्पीकर दोनों कांग्रेस पक्ष के हुआ करते थे। 1977 में जरूर जनता पार्टी ने आई थी, तब उसने ये एक नई परंपरा की थी। बहरहाल अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम नहीं, मैं तो इनका अघोषित आपातकाल बता रहा था। चलिए, आपातकाल से बचना चाहते हैं, मैंने इनका अघोषित आपातकाल। अनिल यादव जी की आवाज हम तक का, एक मिनट निखिल जी, राजीव गांधी जी ने पार्लियामेंट के पटल पर यह कहा था कि मैंने आपातकाल लगा करके इंदिरा जी ने कोई गलती नहीं की थी। ये फैक्ट है, पार्लियामेंट पे बुकलेट में लिखा हो, जाके देख लीजिए। ठीक है, पहले ये डिसाइड तो कर लें कि अभी के अध्यक्ष ठीक है या राजीव गांधी गलत। चलिए, मैं चाहूंगा अनिल यादव जी से एक बार फिर से संपर्क करना। उम्मीद करता हूं कि इस बार आवाज आपकी बिना किसी बाधा के हम तक आएगी। अनिल यादव जी, जिस आपातकाल की बात हम कर रहे हैं 50 वर्ष पहले वाली, और जिस अघोषित आपातकाल का आप चर्चा कर रहे हो, मैं चाह रहा हूं आप स्वयं दोनों का कंपेरिजन करें। जी, कैसे कंपेयर करेंगे दोनों को? असल में आवाज में बाधा सिर्फ इंटरनेट की नहीं है, कई सारी बाधाएं हैं, और वो आप भी जानते हैं और जनता भी जानती है। नहीं, बाधा सिर्फ इंटरनेट की है, लेकिन जो बाधा है वो दरअसल आपकी सोच में है। मुझे इस तरह से, मैं अपने गेस्ट से कभी इस तरह से बात नहीं करता, लेकिन जब आप आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं, आपकी आवाज क्रैक होकर आ रही थी, ये सारे दर्शक देख रहे थे, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि बाधा कुछ और है, तो बाधा कोई और नहीं थी, बाधा सिर्फ इंटरनेट थी, और बाधा आपके दिमाग की थी। इसके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं कहूंगा, आप अपनी बात। अनिल जी, राजीव गांधी सही थे या खड़गे जी सही है, ये बता दीजिए। आपको 5-7 मिनट मिले हैं, आप लीजिए भाषण। चलिए, बोलिए। 5-7 मिनट, 2 मिनट भी नहीं हुआ होगा सर। मुझे अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं बोलूं। बोलिए, हम तो आप कह ही रहे, आप ही इस तरह के बीच में छेपक ले आते हैं तो कोई क्या करेगा। देखिए क्या है कि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको इस पे धैर्य रखना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी, नई लोकसभा बनी है, 18वां सेशन शुरू हुआ है, पहली बार भाषण दे रहे हैं और उन्होंने जिक्र कर दिया इमरजेंसी का। आप समझिए कि ये क्यों जिक्र हुआ। 15 दिन हुए इस सरकार को बने हुए, और इस 15 दिनों में देश में हाहाकार मच गया है। कहीं कश्मीर में इसलिए जिक्र हुआ क्योंकि आज उसके 50 साल पूरे हो रहे हैं। अरे क्यों आप पहले झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोला ये बता रहा हूँ ना, आपने सवाल खड़े किए तो जवाब दे रहा हूँ, और मुझे इस बात का जवाब एक करके बोलिए। कौशल कांत जी आएंगे आपके पास। कौशल कांत जी आएंगे आपके पास। कौशल कांत जी, राजीव गांधी में कौन सही था ये बता दीजिए। कौशल कांत जी आएंगे आपके पास। कौशल कांत जी आएंगे आपके पास। इनकी बात तो पूरी हो जाना दीजिए। अनिल जी की बात तो पूरी हो जाने दीजिए, आएंगे आपके पास। अनिल जी बोलिए। देखिए, सभ्यता ये होती है कि आप जब पूरी बात कर लें तब मैं बोलूं, और जब मैं पूरी बात कर लूं तब आप पूरा कटाक्ष कर लें। कम से कम आगे से इसका पालन करेंगे आप सभी लोग इस बात। चलिए, मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि आगे से प्रॉमिस करें कि कम से कम आगे इसका पालन किया जाएगा। अनिल यादव जी बोलिए, इन अनइंटरप्टेड। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे बाकी दोनों मेहमान आपके बीच में नहीं बोलेंगे, और यही चीज का पालन आप भी करिएगा। चलिए, बिल्कुल करूंगा। 15 दिन की सरकार में देश में हाहाकार मच गया है। ये जो बंगाल का ट्रेन हादसा किसी से छुपा हुआ नहीं है। कश्मीर में 2 आतंकी हमले हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में 2 सेना के जवान मार दिए गए हैं। आपके सामने जो नीट की जो परीक्षा है, जिसमें लाखों छात्रों का जो भविष्य है अधर में लटक गया, वो सबके सामने है। और जो नीट पीजी है उसका तो पोस्टपोन ही हो गया, और नेट का पेपर का पता नहीं क्या होने वाला है। तो ये 15 दिन के अंदर, और जो खाद्य पदार्थ हैं, दूध पर रेट बढ़ा दिया, टोल पर रेट बढ़ा दिया। अब देखिए, तमाम तरीके से महंगाई आ गई। अब क्योंकि अब एक बार को मीडिया सवाल पूछे या ना पूछे, लेकिन मोदी जी जानते हैं विपक्ष सवाल पूछेगा, तो मुद्दे को कैसे बरगलाना है, इसलिए उन्होंने इसका जिक्र कर दिया, और आज उस पर सारी चर्चा हो रही है। 15 दिन में जो कार्यकाल में जो हरकतें हुई हैं, जो चीजें हुई हैं, उस पर चर्चा ना हो, इसलिए ये किया है। अब बात आपातकाल की कर लेते हैं। देखिए, हमें इतिहास से सीखना चाहिए। बार बार हम इतिहास को बार बार याद करते रहेंगे, बार बार उस पर बात करते रहेंगे, तो अपना वर्तमान और भविष्य खराब कर लेंगे। हमें जरूरी है सीखना, ठीक है। और इसी के लिए, इसी की कड़ी में हमारे नेता राहुल गांधी ने माना ना कि भाई ठीक है, वो एक गलती हुई है, हम मानते हैं। आपातकाल ना घोषित ना अघोषित दोनों ही गलत हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं मानती? आप बताइए कि एक सत्र पे, एक
इस सत्र में 146 सांसद एक बार में सस्पेंड हो गए। बताइए ये आपातकाल नहीं है क्या? प्रेस को फ्रीडम इंडेक्स में आप बताइए निचले स्तर पर चला गया, 159 आउट ऑफ 176। क्यों भाई आपका क्यों पत्रकारों का आपने पूरा अधिकार छीन लिया है? आज कोई पत्रकार नीम की अगर मिड डे स्कूलों में कोई खबर दिखा दे तो उसको जेल हो जाती है। पत्रकारों को खुद मारा पीटा जा रहा है, उन पे एनएसए लगाई जा रही है। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं तो क्यों नहीं आपातकाल की बात करी जाएगी? और सुन लीजिए भाई साहब, इस 10 साल के कार्यकाल में सरकारों को खरीदा गया, तोड़ा गया। ठीक है, और अब मैं चाहूंगा ठीक है, आपने अपनी बात कह दी है। अरे समय की भी तो सीमा है, समय की भी सीमा है। अनिल यादव जी, आपने अपनी बात कह दी। मैं चाहूंगा कि कौशल कांत मिश्रा इसका जवाब दें, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, आपने कहा कि 140 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। अगर सदन के वेल में और अगर जब सदन की कार्रवाई है, अगर उसमें असंसदीय तरीके से आचरण करेंगे, सदन नहीं चलने देंगे, तो ये तो फिर आप इसको उस इमरजेंसी से आपने उसकी तुलना की। आपने कहा कि दूध का रेट बढ़ गया, ये इमरजेंसी नहीं है। अगर आपने कहा कि पर्चे लीक हो गए, तो पर्चे लीक पहले भी होते थे, दूध का रेट पहले भी बढ़ता था। हमने ये चाहा था कि आप दोनों इमरजेंसी, जिसकी आप अघोषित इमरजेंसी कह रहे हैं, उसको आप कहना चाह रहे हैं। जी कौशल कांत मिश्रा जी, मैं चाहूंगा जल्दी थोड़ा समाप्त करें, समय हमारे पास नहीं है। ठीक है, इन्होंने सिर्फ बात की कि कुछ सांसदों को निलंबित बर्खास्त किया गया था, बाहर निकाला गया था संसद से, क्योंकि वो अभद्रता कर रहे थे संसदीय प्रणाली के खिलाफ सरकार भी गिराई गई। पर मैं इनसे आपने कहा था बीच में नहीं बोलेंगे, कम से कम अपनी प्रॉमिस पर अडिग रहिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब 90 बार 15 लाख के राज्य सरकारों को सस्पेंड किया गया था तो क्या था? वो कौन सा आपातकाल था? वो कौन सा आपातकाल था जब सिख दंगों के बाद पूरे देश को केवल इस आग में झोंक दिया गया था कि बड़ा पेड़ हिलता है तो धरती हिलती है। वो कौन सा आपातकाल था जब आपने, सुनिए तो, आपने नेताओं को ही नहीं, जयप्रकाश जी को ही नहीं, स्कूली बच्चों को, पूरे स्कूल की क्लास को पूरा जेल में भेज दिया था। आप किसकी बात कर रहे हैं? आप इमरजेंसी के पीछे। अनिल जी बीच में मत बोलिए, अनिल जी बीच में मत बोलिए, अपना भूल गए, अनिल जी बीच में मत बोलिए, भूल गए। अभी आप ये बोल रहे थे ना कि स्कूली बच्चों की बात कर रहे हैं। अरे इन्हीं स्कूली बच्चों को जेल में भरा गया था जिनका नंबर 1.25 लाख था उस समय। ये स्कूली बच्चे थे जो आज नेता बन गए हैं, और उनको वो ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने बच्चों का नाम भी मीसा रखा हुआ है। वो मीसा कानूनी था, लालू यादव के ऊपर जो अपनी बच्ची का नाम मीसा रखा हुआ। पूछिएगा उनसे जो आज आप इंडी गठबंधन में अपने साथ ले घूम रहे हैं। तो आपके कुकर्मों की लिस्ट बहुत लंबी है। आपका आपातकाल, मैं चाहूंगा विनोद जी बहुत जल्दी से, ठीक है आपकी बात आगे। विनोद जी, हमारे पास समय बिल्कुल खत्म हो चुका है, आप बहुत जल्दी से समाप्त करें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पूरी संसद को इस्तेमाल करके शाहबानो के केस को, जजमेंट को पलटना, उससे बड़ा आपातकाल क्या होगा? और तुष्टीकरण की पराकाष्ठा थी वो। उस आपातकाल के बारे में क्या कहेंगे आप? ठीक है विनोद जी, मैं चाहूंगा बस 10 सेकंड में। मैं अनिल जी को और दोनों प्रवक्ता कौशल जी को भी सुन रहा था। कौशल जी और अनिल जी, हम लोग ठीक है, आप लोग अपने सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने तर्क हैं, अपनी अपनी बात कर रहे हैं। हम लोग जो बात कर रहे थे आप उसका भी विश्लेषण कर रहे थे, इसलिए मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि सवाल ये है कि अभी अरविंद केजरीवाल को आपने देखा, हाई कोर्ट से जजमेंट आया है और उनको राहत नहीं मिली है, उनका बेल को रिजेक्ट कर दिया है। ठीक 1 हफ्ते पहले जब लोअर कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी, तो सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता से लेके बड़े नेता तक सबके जो एक्स हैंडल पर लिखा गया था सत्यमेव जयते। तो क्या लोअर कोर्ट के फैसले सत्यमेव जयते है तो हाई कोर्ट का फैसला आज असत्यमेव जयते हो गया? ये अपने अपने नैरेटिव जो आप लोग चला रहे हैं ना, वो इसलिए है कि डेमोक्रेसी को कैसे नैरेटिव में चलाना है ये कोई कांग्रेस से सीखे, ये आप लोगों से सीखे। आप लोग उस नरेंद्र मोदी को तानाशाह कह रहे हैं जो इस आपातकाल के दंश को झेला है। एक स्टूडेंट मूवमेंट से लेके उस समय में गुजरात में वो इस इकाई के होते थे, वो कार्यकर्ता के रूप में संघ के, और उसमें देखिए कि वो कितनी मेहनत से, कितने संघर्ष से उस आपातकाल के जेपी के उस मूवमेंट को वहां ग्राउंड तक पहुंचाया था। ठीक है, वो नरेंद्र मोदी अगर आज प्राइम मिनिस्टर हैं तो आपके लिए तानाशाह हो जाते हैं। जिसने लोकतंत्र को जिया है, जिसने लोकतंत्र के लिए आंदोलन किया है, जिसने लोकतंत्र के लिए लाठियां खाई है, आपके लिए वो आपातकाल हो जा, आपके लिए वो तानाशाह हो जाते हैं, लोकतंत्र खतरे में हो जाते हैं। ऐसे ऐसे नैरेटिव आपका 1-2 बार तो चल गया, संविधान खतरे में आपका हो जाता है।
तो इस तरह के नैरेटिव आपका इसलिए चल पड़ता है कि अब तक आपने इतिहास में लोगों को नैरेटिव बताया, आपने सामाजिक व्यवस्था में नैरेटिव बताया, और जब डिस्कशन हो तब फिर आप नैरेटिव लेके आते ठीक है, हैं। चलिए 15 दिन का, एक मिनट निखिल, 15 दिन का आप मोदी के कंपैरिजन करते हैं सरकार का, तो यह बताना आप भूल गए कि पहला 15 दिन के पहला कैबिनेट में इस नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए सबसे बड़ा फैसला लिया। इस 15 दिन में मोदी ने जितने फैसले लिए हैं वो सीधे सीधे आप देखिए, रोजगार से लेके और जितना भी ये प्राइम मिनिस्टर आवास योजना से 2 करोड़ लोगों का घर की बात की है, इसी 15 दिन में इतने बड़े बड़े फैसले हुए हैं। वो आपके लिए नैरेटिव में फिट नहीं करता, तो आपके लिए लोकतंत्र खतरे में हो जाता है। अगर करप्शन के खिलाफ इस देश में कोई भी हो, चाहे वो मंत्री हो, चीफ मिनिस्टर हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी तो इस देश में विपक्ष के लिए नैरेटिव सामने में आएगा, लोकतंत्र खतरे में है। और अगर यही लोकतंत्र खतरे में होगा तो शायद इस देश का फिर कुछ नहीं हो सकता। चलिए, आप तीनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया, कौशल कांत मिश्रा जी, अनिल यादव जी, विनोद मिश्रा का। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। इसके बाद बात करेंगे केजरीवाल को हाईकोर्ट ने आखिर